हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भव्य तनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जो किया था वो हमने प्रोबेबिलिटी लास्ट किया था। तो प्रोबेबिलिटी के 3 पार्ट्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लेना। एंड उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम करने वाले हैं चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने क्यों लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बाद ये समझने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया। जैसा कि हम हर बार करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से एंड क्वेश्चन के थ्रू ही आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएंगे। हालांकि अगर आपने देखी हुई है प्रोबेबिलिटी के 3 पार्ट्स, देन आपको काफ़ी आसानी होने वाली है इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है पहले टाइप का, जिसके अंदर आपको सपोज 3 नंबर दिए हुए हैं, इसमें 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हम कितने 3 डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हैं? 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि देखो हमें 3 नंबर लेने हैं इसमें से, राइट। हमारे पास 3 स्पेसेस हैं, ऐसे 3, एक 3 डिजिट नंबर ऐसा दिखेगा, राइट। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है मतलब पहले यहाँ पे 5 आ सकते हैं, राइट। मतलब कोई भी 5 नंबर इसमें से यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? सेकंड प्लेस में क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसलिए जो नंबर ऑफ चीज़ें हमारे पास रह गई, जो नंबर ऑफ नंबर्स हमारे पास यहाँ पे रह गए बेसिकली, वो कितने हैं? एक कम हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएंगे। एंड उसके बाद क्योंकि हमने 2 नंबर यूज़ कर लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो सिंपली आपका 5 20 इंटू 3 60 आ जाएगा आपका आंसर, राइट। अब ये 60 आपका आंसर हो गया। इसको करने का दूसरा तरीका भी था जिसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। अब डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। बेसिकली हमने 3 अपने देखे कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एंड उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे कि हम फैक्टोरियल वाली बात करते हैं, वो भी हमने सेम चीज़ करी हुई है। अगर आपने पार्ट 1 2 3 देखे हैं प्रोबेबिलिटी तो आपको पता होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो हम इसको परम्यूटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन से नहीं, परम्यूटेशन से। कैसे? परम्यूटेशन होता है आपका NPR एंड NCR होता है आपका कॉम्बिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यहीं पे आती है कि हमें डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 3 लोग हैं, A B C, 4 लोग हैं D, राइट। इसमें से अगर मैं कहता हूं मुझे 3 लोग चूज करने हैं तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे NCR, यानी कि 4 में से कितने लोग, हम 3 लोग चूज कर रहे हैं तो 4C3 विल बी द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। इसको सॉल्व कैसे करना है? जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एंड परम्यूटेशन केस में क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सिर्फ इतना, r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा नहीं होता इसके अंदर, राइट। ये फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इसको, आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल, तो वो एक ही बात होगी। तो टोटल हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करोगे तो आपका ये हट जाएगा, राइट। ये तो हमने पहले बात करी हुई है ऑलरेडी। इसका मतलब टोटल इसमें से अगर 4 लोगों में से हमें 3 लोग चूज करने हैं तो 4 वेज हैं चूज करने के, राइट। लेकिन परम्यूटेशन क्या होगा? अगर हम इसमें C की जगह P लगाएं, यानी कि 4P3, ठीक है। 4P3 अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आपका 1 हो जाएगा। तो यानी कि 4 3 2 1, तो आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 4 3 12 24, यानी कि 24 वेज में इसके परम्यूटेशन पॉसिबल हैं। कॉम्बिनेशन कम होते हैं, परम्यूटेशन ज्यादा होते हैं। डिफरेंस देखो, अब समझ में आएगा आपको क्या है दोनों में। अगर हमने इसमें से चूज किया, 3 लोग चूज करें, 3 लोग कैसे हो सकते हैं कि हमने ABC चूज करा, या फिर हमने BCA चूज करा, या हमने CAB चूज करा। कॉम्बिनेशन के केस में ये तीनों ही केसेस ABC, CBA एंड BCA, ये तीनों चीजें इसके लिए सेम हैं। क्योंकि इसने क्या देखा? इसने ये देखा कि हमने 4 में से 3 लोग उठाए, इसके हिसाब से हमने 4 में से जब 3 लोग उठाए तो ये हम हर बार सेम लोग ही तो उठा रहे हैं, हम ABC तो उठा रहे हैं। इसने ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देता ये C, यानी कि कॉम्बिनेशन सिर्फ ये कहता है कि मैं 4 में से 3 लोग उठा रहा हूं, यानी कि ये इसको अलग अलग नहीं मानेगा, ये इनको मानेगा कि हमने 3 लोग उठाए हैं ABC। उसने ऑर्डर इसमें मेंशन नहीं किया, उसने ऑर्डर इसमें देखा भी नहीं, राइट।
वहीं अगर हम बात करते हैं परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन में ये कहता है कि अगर हम इसमें से 3 लोग ले रहे हैं तो वो 3 लोग हम बहुत अलग अलग वे से ले सकते हैं। यानी कि पहले हो सकता है हम ए को लें, उसके बाद बी को लें, उसके बाद सी को लें, या फिर हो सकता है हम सी को लें, उसके बाद बी को लें, उसके बाद ए को लें। अब देखो माइंड यू, हमने दोनों केस में बंदे तो सेम ही उठाए, ए बी सी उठाए, लेकिन ऑर्डर डिफरेंस है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑर्डर भी कंसिडरेशन में लेता है, इसलिए इस केस में आपके जो अमाउंट ऑफ वो निकल के आते हैं कॉम्बिनेशन वो ज्यादा होते हैं हमेशा, राइट। आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं भी आया है तो आगे आपको और क्लियर आउट हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर ही है, तो पहले आपको ये समझना जरूरी था। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस के अंदर क्या यूज होगा? इस केस के अंदर आपका परम्यूटेशन यूज होगा। क्यों कंफ्यूजन होती है लोगों को? देखो यार, जब भी हम नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं, वो ये कह रहा है हम कितने 3 डिजिट का नंबर फॉर्म कर सकते हैं। 3 डिजिट का नंबर अगर हम इससे फॉर्म करते हैं, तो अगर सपोज हम इसमें से चूज करते हैं 5 4 3, तो 5 4 3 एक नंबर है, 3 4 5 एक अलग नंबर है, एंड 4 3 5 एक बिल्कुल ही अलग नंबर है। हालांकि हमने ये सारे नंबर 5 और 3 को यूज करके बनाए हैं, लेकिन तीनों का मतलब तीनों बिल्कुल ही अलग नंबर बने हैं, राइट। इसलिए इसके अंदर से हम ये नहीं कह सकते कि हम 5 में से हम कितने 3 डिजिट के बनाए, यानी कि हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। नहीं, हमें इसमें से परम्यूटेशन निकालनी है, क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर करेगा, हम किस ऑर्डर में निकाल रहे हैं उतने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, राइट। तो इस केस में अगर आप देखो, अगर आप इंस्टेड ऑफ ये जो कंसेप्ट है इसको आप यूज करते हो, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे परम्यूटेशन से ये निकालना है इसको, तो आप क्या करोगे, टोटल 5 चीजें हैं हमारे पास, उसमें से हमें कितनी 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यानी कि 5p3। ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सॉरी नीचे आ जाएगा आपका 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे आपका 2 फैक्टोरियल, इसको कट कर दो, कितना आ गया 543, राइट। ये मैंने काफ़ी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन के ऊपर, हालांकि ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया हुआ कि मैं आपको क्वेश्चन वो जो थ्योरी होती है मैं सारी एक साथ नहीं बताता हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है। मैंने खुद भी जैसे पढ़ा है मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। मैं हमेशा क्या करता था कि कोई भी बुक उठा ली, जो भी मेरे पास थी, अरुण शर्मा है और कोई है, जहाँ से भी आप कोई कोचिंग की बुक उठा लो, एंड डायरेक्टली क्वेश्चन पे मैं चला जाता था। क्वेश्चन मैं ट्राई करता था, नहीं समझ में आता था तो मैं देखता था कि अच्छा इस क्वेश्चन में वो परम्यूटेशन करने को बोल रहा है, कॉम्बिनेशन करने को बोल रहा है। फिर मैं जाके यूट्यूब पे सर्च करता था कि अच्छा ये होता क्या है, फिर मैं खुद से समझता था। मैंने बहुत लंबा काम किया हुआ है, एंड तब जाके मुझे कहीं समझ में आई ये सब चीज़ें, एंड मैंने अपने हिसाब से समझी हुई हैं। आपको बस क्या फ़ायदा है कि मैं आपको ये सब चीज़ें अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चन को करते हो मेरे साथ, देन आपको कोई बुक पढ़ने की, कोई थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपली ये जो क्वेश्चन हैं इनको मेरे साथ साथ करते चलो, राइट। इतना समझ में आ गया। इस केस में आपका आंसर 60 आ जाएगा, भले ही आप परम्यूटेशन यूज़ करो, भले ही आप ये वाला कंसेप्ट यूज़ करो। ये वाला कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली परम्यूटेशन ही है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे 5 पॉसिबल वेज हैं, 4 पॉसिबल वेज हैं, 3 पॉसिबल वेज हैं, हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। अब इस केस में देखो ये क्वेश्चन जो था वो विदाउट रिपीटेशन वाला था, इसलिए इसको ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे 5 4 3 किया, यानी कि हम सक्सेसफुली घटाते गए हैं, राइट। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर रिपीटेशन नहीं होती तो क्या करना होता है। सो अभी के लिए ये है, इसको एक बार देख लो एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 7 तक, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी देखो अभी हमने वो चेंज नहीं किया है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है अभी भी। आपको 2000 और 3000 के बीच के नंबर्स बनाने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इन 8 नंबर्स को यूज़ करके आपको 2000 और 3000 के बीच के नंबर्स बनाने हैं। अब देखो इस केस में अगर आप वैसे ही वाले यूज़ करो कंसेप्ट, डैशेस बना लो आप, आपका जो 4 डिजिट नंबर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है कि देखो अगर हम 2000 3000 के बीच के नंबर्स बना रहे हैं तो यहाँ पे तो हमेशा 2 ही होगा, राइट। क्योंकि 2001 2002 हम जा रहे हैं 3000 तक, 3000 से पहले रुक जाते हैं क्योंकि हमें 3000 के बीच के नंबर बनाने हैं, 2000 3000 के बीच के, यानी कि यहाँ तो आपका 2 ही आएगा हमेशा। इसका मतलब इसमें से एक नंबर तो यहाँ पे फिक्स हो गया हमारा 2, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 1 ही है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ही डाल रहे हैं। उसके बाद देखो टोटल 8 से 1 यूज़ हो गया, तो यहाँ पे 7 पॉसिबल आउटकम्स है। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे 6 पॉसिबल एंड यहाँ पे 5 पॉसिबल, राइट। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो इस केस में आप परम्यूटेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप ऐसा मान सकते हो कि हम यहाँ पे फिक्स कर दें नंबर 2 को एंड फिर इन 3 का परम्यूटेशन निकाल लो, इनको फायदा नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट कि जब भी आए तो आप
थोड़ा सा इसमें से लॉजिकल रीजनिंग अपनी यूज़ करो ताकि आपको थोड़ा सा इजी एंड फटाफट आपका आंसर आ जाए। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि अगर आपने इतना पार्ट सही कर लिया तो आपका ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे 2 फिक्स कर लिया है और एक नंबर यहाँ पे यूज़ हो गया, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे 7, 6 और 5 हो जाएगा। 7 6 42 एंड 42 इंटू 5, तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 210। सो 210 इज योर आंसर इन दिस केस। आई होप समझ में आया होगा। अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सेंड इन्विटेशन कार्ड्स टू 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स इफ ही हैज़ 4 सर्वेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड्स। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है उसके अंदर आपकी रियल लाइफ सिचुएशन यूज हो रही है तो कुछ मत सोचो अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, आप बस यहाँ पे लिखो कि वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपके पास उसके 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स हैं एंड इनको कितने वे में वो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है इन्विटेशन लेटर्स जब उसके पास 4 सर्वेंट्स हों। यानी कि अगर उसके पास 4 सर्वेंट्स हैं और 6 लोगों को, ठीक है, ये मैं यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। 6 लोगों को हमें देना है इन्विटेशन कार्ड जब हमारे पास 4 सर्वेंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा सोचो कि अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कितने वे में दे सकते हैं, इसको हम 4 वे में दे सकते हैं। यानी कि या तो इसको ये वाला सर्वेंट दे सकता है कार्ड, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, 4 वे हो गए। इसको कितने वे में मिल सकता है, अगेन 4 वे में। उसने हमें कुछ तो ऐसा बोला नहीं है कि एक जो सर्वेंट है वो एक ही बार देगा किसी एक को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये वाला पर्सन है इसको भी 4 वे में मिल सकता है, यानी कि ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है। उसी तरह जितने आपके फ्रेंड्स हैं सबको टोटल में 4 पॉसिबल वेज हैं जिसमें उन्हें इन्विटेशन कार्ड्स मिल सकते हैं, राइट। हमें इनको देने हैं इसलिए हम इसके बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ ये। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, जब हम वो डैश वाला काम करते हैं तो भी तो हम यही करते हैं, हम देखते हैं कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 4 4 4, तो सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब अगर आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दो देन आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स हैं आपके, तो 4 की पावर 6 इज योर आंसर इन दिस केस। यानी कि इतने पॉसिबल वेज में हम लोग इन्विटेशन कार्ड्स दे सकते हैं 6 फ्रेंड्स को, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अगले वाला, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 8 स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। यानी कि 5 प्राइजेस हैं, 1 2 3 4 5 प्राइजेस हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 8 स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट्स कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। यानी कि 8 स्टूडेंट्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 स्टूडेंट्स हैं और 5 आपके प्राइजेस हैं और हर स्टूडेंट को कितने भी प्राइजेस मिल सकते हैं। तो इस केस में कितने पॉसिबल वेज हैं क्या करने के, एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि हाँ, वो कह रहा है कि हमें इसकी बात करनी है, प्राइजेस की, जिसकी वो बात कर रहा है ना उस पर फोकस करना। यहाँ पे वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इनको हम कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस प्राइस को हम 8 वे में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें गलती क्या होती है, हमने जैसे पहला वाला क्वेश्चन करा तो लोगों को लगता है कि यार अच्छा जो हमने इधर बनाए थे वो कम थे, यहाँ ज़्यादा थे, हमने क्या किया था इस केस में, हमने ऐसे किया था 1 2 3 4 5, तो हम ऐसा करेंगे यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ 5 यहाँ 5 और हमारी 5 की पावर 8 आ जाएगा। ये गलत है, राइट, ऐसा नहीं करना है। गलत क्यों है, क्योंकि देखो ये आपकी भी गलती नहीं है, हमारा ब्रेन ऐसा करता है कि हमें खुद ही रट्टा मरवा देता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने देखा हुआ है, तो ऐसे ही किया था हमने लास्ट में। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड आपको समझना है कि यहाँ पे एक जो लाइन है उस पर फोकस करो। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो ये कह रहा है इन प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनको कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस प्राइस को हम 8 वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस वाले को, एक प्राइस को। यानी कि ये प्राइस हम इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। यानी कि जिसकी बात वो कर रहा हो हमें उसके बेस के ऊपर ही बाकी के एजम्पशन लेने हैं कि अगर ये प्राइस है तो इसके 8 पॉसिबल एजम्पशंस हैं, यानी कि 8 पॉसिबल वेज हैं इसमें हम इसको दे सकते हैं। सिमिलरली इसके भी 8 हैं, इसके भी 8 हैं, इसके भी 8 हैं, इसके भी 8 हैं। कितना हो गया आपका, 8 की पावर 5 हो गया, राइट। तो समझ में आएगा कितना ट्रिकी है एंड कैसे आपको ये यहाँ पे फंसाया जा सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड जिस हिसाब से वो बोल रहा है उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम यूज़ हुआ है लेकिन कई लोग इसमें उल्टा काम कर देते हैं, राइट। मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे गलती होती है यहाँ पे।
सो दिस इज़ इट। आई होप इन 2 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया हो ये वाला, एंड ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम में, आप गलत करके नहीं आओगे। और कोई क्वेश्चन हो, यानी कि एक बार इसको रिवाइंड करना, एक बार दोनों क्वेश्चन को फिर से देखना, एंड आपको ऐसे कोई और क्वेश्चन मिले तो उनको भी सॉल्व करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी वेज कैन 7 इंडियंस, 5 पाकिस्तानीज एंड 6 डच बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल पर्सन ऑफ द सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो देखो यार, 7 इंडियंस हैं, उसके बाद आपके 5 पाकिस्तानी हैं एंड आपके 6 डच पीपल हैं, एंड उनको हमें ऐसे बिठाना है एक रो के अंदर कि सारे सेम नेशनैलिटी के साथ में बैठे हों। तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं? तो हमने बात करी हुई है कि अगर हमें इनको साथ में बिठाना है तो हम इनको ग्रुप कर देंगे साथ में, ठीक है। तो मतलब इनका एक ग्रुप बनेगा, इनका एक ग्रुप बनेगा एंड इनका एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। एंड हम इनको सीट करेंगे रोज के अंदर। तो पहली बात तो अगर हम इनका ग्रुप बना देते हैं तो हम इनको शफल कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, राइट। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो अपने आप 7 इंडियंस एक साथ बैठे हैं वो अपने अंदर भी तो कर सकते हैं शफल, ये हमने पहले बात करी हुई है, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट्स को। सो 7 फैक्टोरियल वेज में ये एक दूसरे में शफल हो सकते हैं, यानी कि अंदर बैठे बैठे भी ये लोग साथ में रहकर भी शफल हो सकते हैं 7 फैक्टोरियल वेज के अंदर, राइट। क्योंकि 7 प्लेसेस हैं एंड 7 6 5 वही आप जो काम करते हो जो हम डैशेस वाला करते हैं, तो उसके अंदर आपका 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसी तरीके से ये जो अंदर 5 पाकिस्तानी बैठे हैं ये भी 5 फैक्टोरियल वेज में शफल हो सकते हैं, एंड जो डच बैठे हैं एक साथ वो भी अपने अंदर 6 फैक्टोरियल वेज में शफल हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बस आपको यही करना है, इनको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये वाली है कि हम लोग ये करना भूल जाते हैं, 3 फैक्टोरियल लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ठीक है बस हमने इनको कर लिया। लेकिन आप ये देखो कि हमने इनके ग्रुप बनाए हुए हैं, तो ये ग्रुप भी तो अपने आप में 3 फैक्टोरियल वेज में शफल हो सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि देयर आर 5 रूट्स टू गो फ्रॉम इलाहाबाद टू पटना एंड 4 ways टू गो फ्रॉम पटना टू कोलकाता, देन हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल फॉर गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू कोलकाता वाया पटना। यानी कि अगर हम इलाहाबाद से कोलकाता जाना चाहते हैं, इलाहाबाद से कोलकाता जाना चाहते हैं पटना के थ्रू वाया पटना, तो पहले उसने क्या बोला, देयर आर 5 रूट्स टू गो फ्रॉम इलाहाबाद टू पटना, यानी कि इलाहाबाद से पटना जाने के 5 वे हैं टोटल में, एंड पटना से कोलकाता जाने के कितने वे हैं? 4 वे हैं, राइट। 4 वे आपके यहाँ पे हैं। अब देखो ये हमें समझ में नहीं आता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका बहुत बड़ा वो बना लेंगे कि अच्छा इलाहाबाद से हमें पटना जाना है और पटना से हमें कोलकाता जाना है, ये हम जा सकते हैं 1 2 3 4 5 वे में, और ये जा सकते हैं 1 2 3 4 वे में, और ये लगता है अब तो पता नहीं बताइए क्या ही करना है इसमें। पहले वो ऐसे गिनते रहते हैं कि अच्छा एक बार इस वे से जाएंगे फिर ऐसे करेंगे, फिर इस वे से जाएंगे फिर इससे जाएंगे। अगर आप ऐसे गिनने बैठे तो बिलीव मी आपका IPM तो या कोई भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसे मैं बोलता हूँ जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है एंड ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, क्योंकि गलती इसमें भी नहीं है। हालांकि जो ये वाला बंदा कर रहा होगा ऐसे ऐसे करके लाइनें बना के, क्या पता उसका आंसर भी आ जाए, लेकिन जब तक उसका आंसर आएगा पेपर खत्म हो गया होगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अंदर देखो कितना सिंपल है, अगर किसी को आता होगा ये वाला कंसेप्ट जो हम कर रहे हैं इतनी देर से, आपको 2 डैश बनाने हैं। इलाहाबाद से पटना जाने के 5 वे हैं, पटना से कोलकाता जाने के 4 वे हैं, मल्टीप्लाई कर दो 20 हो गया। 20 पॉसिबल वेज हैं जिसमें आप इलाहाबाद से कोलकाता जा सकते हो पटना के थ्रू, राइट। क्योंकि आप पहले पटना जाओगे 5 वे में, उन 5 वे के बाद आप पटना से कोलकाता जाना है, सिंपल। आपको इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पहले आपको इलाहाबाद से पटना की बात करनी है फिर पटना से कोलकाता की, क्योंकि आपको टोटल में बस आपको यहाँ जाना है इसके थ्रू होते हुए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और भी आपके पास और 1 2 स्टॉप्स हों, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल आपको 5 4 20 आपका आंसर आ जाएगा, 20 इज द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का आपको दिया हुआ है ये जो क्वेश्चन है, ये हालांकि मेरा लेने का मन नहीं था, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा और पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो आधे लोग तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना देखे, एंड ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। एंड ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन के साथ होता है कि कितने क्वेश्चन आपको देते हैं एग्जाम के अंदर, आपके IPM मैट में और कहीं भी, जिसमें क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल होता है, एंड मेजॉरिटी बच्चे को छोड़ के आ जाते हैं एंड अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना, क्या पता वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है बस आपको दिखाने के लिए कि ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 4 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू एंटर इनटू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रैट बैट सैट एंड पैट, यानी कि 4 पेपर हैं टोटल में। एन इंजीनियर कैन नॉट गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू बैट और सैट, यानी कि वो बैट और सैट नहीं दे सकता, मतलब वो रैट और पैट दे सकता है टोटल। मतलब आप ये देखो कि इंजीनियर के पास जाने के तरीके कितने हैं। इंजीनियर जो है वो टोटल में इसका मतलब 2 पेपर देके ऑक्सफोर्ड जा सकता है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है अ सी ए ऑन द अदर हैंड कैन गो टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू रैट, बैट एंड पैट। ठीक है, हम कौन से वो हैं उसको हमें मतलब नहीं है। जो सी ए है वो 3 वे में जा सकता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लिख लिया हमने। ठीक है, वो कह रहा है फर्दर देयर आर 3 वेज टू बिकम अ सी ए, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। अच्छा ठीक है, वो ये कह रहा है सी ए बनने के 3 तरीके हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ लिख लेते हैं हम, इसका कोई अभी सेंस तो बन नहीं रहा है इससे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेज इन विच एन इंजीनियर कैन मेक इट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू द नंबर ऑफ वेज अ सी ए कैन मेक इट टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि रेशियो बताना है इंजीनियर टू सी ए का कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको पहली चीज़ तो ये, इसका कोई काम नहीं है, सी ए वो बन चुका है, हमें उसको सी ए कैसे बना है, हम उससे कोई रिलेशन, कोई बात ही नहीं करनी है उसके बारे में। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, राइट। दूसरी बात, इसमें आपको ये पता है उसने रैट, बैट, सैट, पैट 3-4 एग्जाम के नाम लिख दिए हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि उसके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने के लिए इंजीनियर 2 एग्जाम दे सकता है, सी ए 3 एग्जाम दे सकता है। तो यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने के उनके वे भी तो इतने ही हुए, यानी कि 2:3 तो आंसर है आपका। ठीक है, उसने क्या रेशो पूछा है आपसे, उसने आपसे पूछा है इंजीनियर टू सी ए। इंजीनियर टू सी ए मतलब इसका ध्यान रखना, इंजीनियर टू सी ए मतलब इंजीनियर पहले आएगा, सी ए बाद में आएगा। अगर वो बोलता सी ए टू इंजीनियर तो आपका 3:2 होता। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन को लेना नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि मेरे को पता है अगर आप इसमें पॉज भी करोगे वीडियो, स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन दिखाया था स्क्रीन के ऊपर, तो आधे बच्चे उसको वहीं पर छोड़ देंगे कि भैया तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पता नहीं भैया ही करवाएंगे। तो इसमें कुछ होता नहीं है, तो एक बार देख लेना इन क्वेश्चंस को। सो ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए एंड आपको डराने के लिए होते हैं। सो ये मैंने करवा दिया आपको। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को आता भी होगा। सो प्लीज़ यार ऐसे कमेंट मत करना कि ये भैया तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मुझे पता है ईजी क्वेश्चन है, पार्ट 1 है ये, थोड़ा सा वेट करो, ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज होता है एंड मुझे वीडियो सबके लिए बनानी है। सो मुझे सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन होता है एक नॉर्मल फ्लैट प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड है, इसमें ये एक्स प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, तो टोटली ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अब वो कह रहा है कि अगर 8 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर मतलब वो एक लाइन में नहीं है, तो कितनी लाइन्स बन सकती हैं। इसका मतलब हमें 8 में से चूज़ करनी है 2 पॉइंट, राइट। तो यानी कि हम अगर 8 में से ये 2 पॉइंट लेते हैं तो एक लाइन ऐसे बन सकती है। अब या तो आप गिनने बैठो कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो ऐसे आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी लाइन्स नहीं आएंगी कितनी बनी। तो इस केस में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड आपको उसमें से लाइन्स बनानी है, तो हमेशा आपका 8C2 यूज़ होगा, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो इस केस में। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 8 यहाँ पर देख लो 8 7 6 फैक्टोरियल, नीचे आपका 6 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल तो ये आपका 4 एंड टोटल आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में आप देखो गलती मत करना, आप परम्यूटेशन मत लगा देना, क्योंकि हम यहाँ पे परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड पॉइंट्स का हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है इस केस में, कि हम ये 2 पॉइंट ले रहे हैं तो हम पहले ये पॉइंट ले रहे हैं कि ये पॉइंट ले रहे हैं, हमें बस लाइन बनाने से मतलब है। ठीक है, ये एक लाइन बन गई 2 पॉइंट को लेके। सो इस केस में आपका 8C2 यूज़ होगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस केस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है NC3 दिया हुआ है, NC3 इज इक्वल टू NC8। ठीक है, सो फाइंड N, आपको N ढूंढना है इस केस में। तो मैं आपको बताता हूँ उसको ट्रिक सॉल्व करने की क्या होती है। इसको आपको ऐसे करना होता है, NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए एंड इसी को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बिना इसके आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा हमें कोई इक्वेशन बनानी आती ही नहीं है कि हम इनको इक्वेट कर लें एज इट इज़। ठीक है, तो जब भी आपको बोल रहा है कि 2 कॉम्बिनेशन वाले जो आपके दे रखे हैं आपको वो इक्वल है, इसका मतलब आपको एक NCR है और दूसरा आपका NCN-R है। ठीक है, एक बार आप देखो इनको इक्वेट कर लो क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 आपका R है, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं R इज इक्वल टू 3 आ रहा है, N तो N ही है एंड आपका N-R कितना है इस केस में, N-R कितना है 8 इस केस में। ठीक है, आपका R 3 है तो R यहाँ पर डाल लो, तो आपका हो जाएगा N-3 इज इक्वल टू 8, तो आपका N हो जाएगा 11। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ऑप्शंस
देख सकते हो जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनको डाल डाल के देख लो एक बार, लेकिन वो उसके इसलिए अगर आपको नहीं आता हो, लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आप बस n = 11 आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लेना 11C3 एंड 11C8 आर द सेम थिंग। क्यों? देखो आपको पता होगा फॉर्मूला 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11 माइनस 3 कितना होता है 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना हो गया 11 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एंड 11 माइनस 8 कितना हो गया आपका 3 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एक ही बात होगी, मल्टीप्लाई है नीचे एंड ऊपर आपका 11 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल सेम चीज़ हो गई है। तो बस हमें ये निकालना था कि n की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 11। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज्ड, यानी कि दिल्ली में कौन कौन से आपके वर्ड्स हैं DELHI, ठीक है 1 2 3 4 5, हमें इनको अरेंज करना है। कोई हमें रिस्ट्रिक्शन दी नहीं हुई है, तो यानी कि 5 4 3 2 1 सिंपली आपका 5 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड पटना कैन बी रीअरेंज्ड। अब देखो मैंने ये दो क्वेश्चन साथ में क्यों लिए हैं, ये था आपका अरेंज्ड वाला, ठीक है, ये है आपका रीअरेंज्ड, दोनों में बहुत फ़र्क है एंड कई लोगों को समझ में नहीं आता है एंड गलत कराते हैं वो। पटना आपका है, पटना आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब आपको पटना के अलावा और किन वे में हम इनको अरेंज कर सकते हैं वो बताना है। इसका मतलब आपकी जो एक कॉम्बिनेशन है पटना स्पेलिंग वाला, वो तो आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो पटना के अंदर आपके 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल वेज तो हो ही गया। एंड एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट के अंदर भी, कि अगर आपके जो वर्ड है उसमें रेपिटेशन आते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है आपका जब कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं तो ये ए 2 बार होने की वजह से इनकी स्पेलिंग्स सेम ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं इसके अंदर और परम्यूटेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपकी जो ए जो 2 बार है वो उसको सेम तरीके से यूज़ करता है एंड आपकी कुछ एक्स्ट्रा स्पेलिंग्स बन जाती हैं, तो उनको हटाने के लिए आपको क्या करना होता है 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि देखो यहाँ पे रिपीटेशन कितना है ए 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, राइट। जो हमने किया था मिसिसिपी वाला वर्ड किया था उसके अंदर भी ये वाला होता है, आई थिंक पार्ट 3 में है वो प्रोबेबिलिटी का, उसको आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर हमने सारी बात की हुई है। तो अगर ये ए सपोज पटना कोई और वर्ड होता, पटना में एक और ए होता, तो हम इसको यानी कि 3 ए होते तो हम डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इतने वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं पटना के वर्ड्स को, लेकिन क्योंकि इसने बोला है रीअरेंज, इसलिए जो एक स्पेलिंग है पटना वाली वो हमें माइनस करनी पड़ेगी इसमें से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, गलत हो जाता है। एमसीक्यू में क्या है, अगर आपने एक पार्ट भी गलत कर दिया तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपको पूरा कंसेप्ट आता हो, अगर आपने इतना भी गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एंड इसका इतना भी ऑप्शन होगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको टिक करके आओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 5 4 20 60 -1, तो 59 इज योर आंसर इन दिस केस। तो 59 वेज में हम पटना को रीअरेंज कर सकते हैं। एक ही फटाफट से और देख लो। इन क्वेश्चन नंबर 11 हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद P एंड एंड विद T, यानी कि वो पटना स्पेलिंग के अंदर ही PATNA, ठीक है, स्टार्ट विद P एंड एंड विद T, ठीक है। तो कितने वर्ड्स हैं आपके 5 हैं, 1 2 3 4 5, P से स्टार्ट T से एंड, तो बीच में आपको बचा क्या, आपका P तो यूज़ हो गया, T भी यूज़ हो गया, आपका ANA बचा है, ANA, राइट। तो अब इन ANA को हम अरेंज कर सकते हैं 3 2 1, बट यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखो आप 3 फैक्टोरियल वेज में इसको अरेंज तो कर सकते हो, लेकिन फिर से हम ये भूल जाते हैं कि ये A 2 बार है, तो आपको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। ये पार्ट तो फिक्स है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारा कैंसिल ही होगी, इसको हमें कोई मतलब नहीं है, उसने खुद ही बोल दिया कि ये पार्ट फिक्स है हमारे, हमें बस पता लगाना है इन बचे हुए पार्ट्स का। ये जो 3 बीच में स्पेसेस बचेंगी उसमें हम लेटर डाल सकते हैं, कौन कौन से, ANA मतलब हम उसको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, 3 × 2 × 1 में, लेकिन क्योंकि A 2 बार है तो आपको दोबारा से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भूलना मत बिल्कुल भी, अगर भूलोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो सिंपली आपका 3 इज योर आंसर इन दिस केस, क्योंकि आपका ये सब कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। सो 3 इज योर आंसर इन दिस केस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी वेज नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आप एक ही टाइप क्वेश्चन बार बार करवाए जा रहे हो, लेकिन नहीं, सारे क्वेश्चन आपके अलग हैं,
ठीक है, 0 1 2 3 को यूज़ करके आपको नंबर्स बनाने हैं। लेकिन देखो इस केस में क्या है, आपके पास 0 भी ऑप्शन में है, ठीक है। जब भी आपके पास 0 भी ऑप्शन में हो तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको इस केस में क्या है, आपको बनाने हैं नंबर्स विद दीज डिजिट्स जिनमें आपकी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यानी कि आपको सारे के सारे 4 नंबर यूज़ करने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1 2 3 4, पहले आप डैश बना लो। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर क्या ऐसा होता है 0 3 4, ठीक है, इसको हम 34 ही बोलते हैं, या 0 5 9, ठीक है, ये तो 59 नहीं होता है। इसका मतलब कभी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी हालत में आपका 0 नहीं आ सकता है। तो इस केस में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं इस प्लेस के लिए? केवल 1 2 3, ठीक है। अब देखो जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपका एक तो यूज़ हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपका 3 यूज़ हो गया। लेकिन अगेन क्योंकि हमने 0 यहाँ पे काउंट नहीं किया था, यहाँ पे काउंट हो सकता है, तो अगेन यहाँ पे कितने वे हो गए? यहाँ पे 3 वेज हो गए। अब इसके आगे जो आपके नंबर्स हैं वो घटते जाएंगे, 0 3 2 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखो यहाँ पे आप 0 यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए आपके पास 3 ऑप्शन थे। अब इसमें से आपने कोई एक नंबर यूज़ कर लिया होगा, सपोज 3 यूज़ कर लिया। अब आपने 3 यूज़ कर लिया, अब आपके पास दोबारा से 3 ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं। अब आपने इनमें से एक और नंबर यूज़ कर लिया, देन आपके पास 2 ही बचेंगे, एंड एट लास्ट आपके पास एक नंबर बचेगा। सो 3 × 3 × 2 × 1 यानी कि 9 × 2, सो 18 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये पार्ट 1 है। मेरा पूरा एम ही इसमें ये है कि मैं आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूं एंड आपके जितने भी ये छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हैं ये बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने वाले क्वेश्चंस लिए हैं, इनको प्लीज़ ध्यान से समझ लेना। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन समझने वाली बातें हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे हो एंड आपको दिया हो कि आपको 0 भी यूज़ करना है, सारे नंबर यूज़ करने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप समझ जाना कि आपका बेसिकली ये ऐसे 2 बार सेम चीज़ से आएगी, क्योंकि आप एक बार 0 यूज़ नहीं कर रहे हो एंड एक बार आप बाकी के नंबर यूज़ करोगे। तो बेसिकली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड दिस इज इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में आपको अगेन 0 1 2 3 यूज़ करने हैं एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स बीइंग अलाउड, यानी कि आप रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ है आपको। तो इस केस में क्या होगा, अगेन आपको 0 1 2 3 यूज़ करना है। 1 2 3 4 डैश बनाओ, 0 नहीं आ सकता पहले, ये तो 100% बात है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है टोटल में, तो आप यहाँ पे 3 ही ऑप्शन फिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको 0 नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहली बात तो आपको रिपीटेशन अलाउड है, तो आप इसमें से कोई भी नंबर दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो टोटल में आपके पास पूरे 4 आउटकम्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपका कम नहीं होगा, दोबारा से आपका 4 रहेगा, यहाँ पे भी आपका 4 रहेगा। टोटल आपको हो जाएगा 3 × 4 × 4 × 4। सो ये डिफरेंस है आपका पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। अगेन आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है बस इसको, एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ, ताकि आपको फटाफट सब में डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाए। कहीं आपको लग रहा हो कि आपको नोट डाउन करो, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। दिया हुआ है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 1200 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, ठीक है। आपको 200 और 1200 के बीच के नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। एंड आपको अगेन 0 1 2 3 यूज़ करना है, 0 1 2 3 यूज़ करना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, यानी कि रिपीटेशंस आपको नहीं करनी है। अब ध्यान से देखो, इस केस में क्या करना है। इस केस में जब भी ऐसा हो कि आपको एक रेंज दी हो जिसके अंदर से कुछ नंबर आपके 3 डिजिट बनेंगे, कुछ आपके 4 डिजिट बनेंगे, देन आपको डिवाइड कर लेना है। एंड आपको ऐसे करना है, पहले आप फोकस करो 3 डिजिट पे, उसके बाद करना 4 डिजिट नंबर्स के ऊपर। अब देखो, हमें इसको यूज़ करके कुछ 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, कुछ 4 डिजिट नंबर बनेंगे, जो कि 200 और 1200 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 डैश बना लेंगे। इन 3 डैश में से पहले आप देखो, इस डैश के अंदर हम 0 नहीं भर सकते एंड 1 भी नहीं भर सकते। 1 क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि अगर हमने 1 डाला तो जो 3 डिजिट नंबर बनेगा वो 100 का कुछ बनेगा, लेकिन हमें चाहिए 200 से ऊपर। तो आपका 0 और 1 दोनों यूज़ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2 और 3, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा 0 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, एंड 2 3 में से हमने एक यूज़ कर लिया होगा, तो आपको 0 1 एंड 2 3 में से कोई एक जो हमने यूज़ नहीं किया होगा वो आएगा, यानी कि 3 आउटकम्स आएंगे। एंड उसके बाद अगेन क्योंकि आपने एक और नंबर यहाँ पे आपके 2 नंबर यूज़ हो गए, तो एट लास्ट आपके पास 2 नंबर और बचेंगे। सो इस केस में आपको कितना आउटकम्स आ गए? 3 × 2 × 2, यानी कि 12 आउटकम्स, राइट। अब अगर हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर्स की, 4 डिजिट नंबर्स में आपको ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर आएंगे वो हमेशा 1 और 0 ही तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हमने कोई और नंबर लिया, अगर हमने 2 लिया, 3 लिया यहाँ पे, तो क्या होगा? आपका जो नंबर बनेगा वो 2000 3000 बनेगा, लेकिन आपको चाहिए 1200 से कम, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे आपका 0 नहीं आ सकता, तो आपका यहाँ पे हम 1 डालेंगे, राइट, एंड यहाँ पे हम डालेंगे आपका 0। यहाँ पे अगर देखो आपने 2 डाला या 3 डाला तो आपको हो जाएगा 1 2, यानी कि 1200
एंड फिर आप 3 डालोगे तो आपका 1230 या 1203 ऐसे कुछ बनेगा, तो आपका अगेन 1200 से ऊपर जाएगा वो। तो आपका पहले जो 4 डिजिट में नंबर्स आएंगे वो पहले होंगे 1 और 0। तो यहाँ पे आपका फिक्स आउटकम है, एक फिक्स आउटकम यहाँ है, एक फिक्स आउटकम यहाँ है, यानी कि आपको यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपका 0 आएगा। बचे 2 आउटकम्स, आपके इन 4 नंबर में से 2 नंबर यूज़ हो गए, तो अब आपके यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स बचे एंड यहाँ पे एक फाइनल। तो कितना हो गया 1 × 1 × 2 × 1, तो आपके 2 यहाँ पे हो गए। 12 आउटकम्स यहाँ निकल के आए, 2 आउटकम्स यहाँ निकल के आए, टोटल आपके 14 आउटकम्स हैं। तो 14 नंबर बन सकते हैं इनके बीच में यूजिंग 0 1 2 3, जो कि 200 से 1200 के बीच में नंबर्स हों, राइट। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, ऑलरेडी आपने किया नहीं हुआ है, देन आई डोंट थिंक कि आप लोग वहाँ पे इसको कर पाओगे, क्योंकि इतना दिमाग देखो यार, जेन्युइनली मैंने देखा नहीं कि कोई अपने आप ही समझ पाए कि यहाँ पे आपका 1 और 0 पहले आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ योर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने बहुत ही आपका बिना टाइम वेस्ट करे केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट करवाए हैं। आई वुड रिकमेंड आप पहले क्वेश्चन देखो, पॉज करो वीडियो, उसके बाद सॉल्व करो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जो मैं आंसर करवा रहा हूँ। कभी कभी लगता है यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप उसको खुद से जब करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है। जब आप आंसर समझते हो तो आपको लगता है हाँ यार तो बहुत ईजी था, लेकिन मैं यहाँ पे अटक रहा था या मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा था अपने आप से, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। दैट्स ऑल आई वॉन्ट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।